नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू डायरेक्ट टैक्स का लेक्चर। तो भाई हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें आपने ये देखा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होता है। फिर हमने ये देखा कि भाई जब उन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हो, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने से जो भी आपको गेन हुआ उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हो। फिर हमने ये भी देखा कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या है, एंड हमने देखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या है। तो भाई आज से हम सम स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए ये लेसन जाना जाता है। ओके, तो हम आज ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैसे किया जाता है, राइट है। तो इसमें अपने को कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा, दैट विल बी इन द नेम ऑफ इंडेक्सेशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इस नाम पे हम कुछ कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ओके, टेंशन नहीं है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सॉल्यूशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब अभी तो मैंने सिर्फ 3 पॉइंट नोट डाउन किया है आपके लिए एज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि भाई आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सॉल्यूशन करते टाइम इन दिए गए पॉइंट्स को दिमाग में रख के सम सॉल्व करना रहेगा। क्या क्या है देखो। पहला पॉइंट, इफ प्रॉपर्टी परचेज और एक्वायर्ड, एक ही मतलब होता है, प्रायर टू 1/4/2001 हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 will be considered for calculation of indexed cost of acquisition। इसका मतलब क्या है? आपको जो क्वेश्चन में जिस प्रॉपर्टी का डिटेल्स दिया गया है, अगर वह प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पहले खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज को फेयर मार्केट वैल्यू से। फेयर मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू कब का? फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी के एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज से कंपेयर होगा। उन दोनों में से जो भी हाईएस्ट रहा वो आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कैलकुलेशन में काम आएगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 एक दूसरे को रिलेट करता है, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 भी उन्हीं मैटर्स के बारे में बात करता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को 1/4/2001 के पहले खरीदा था या खरीदा है, तो वो वाले केस में आपको जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर लेना होता है ना, वो 100 लेना होता है। व्हाट डज इट मीन? अभी देखो यहाँ पे ईयर वाइज आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर दिया गया, जैसे 2001-2 का 100 है, 2-3 का 105 है, 3-4 का 109 है, एंड अकॉर्डिंगली दिया गया है। तो हम क्या करते, जो भी ईयर में प्रॉपर्टी को परचेज किया गया
वो वाले ईयर के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं while calculating indexed cost of purchases. अगर प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा हुआ है, मतलब 2001-2 के पहले का अगर प्रॉपर्टी है, तो भाई आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या लेना है, सवाल रहेगा दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इन्फ्लेशन इंडेक्स अवेलेबल है वो तो 2001-2 से अवेलेबल है। तब जो 1998 में खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है तो उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर तो आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, वो केस में वो नंबर 100 ले लोगे स्टैंडर्ड, जो भी साल में खरीदा रहे। 2001-2 के पहले कोई भी साल में प्रॉपर्टी खरीदा रहने दो, आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर 100 लेना है स्टैंडर्ड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये था आपका पॉइंट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट डाउन किया है, टेक्स्ट बुक में ढूंढो मत किधर गया करके। ओके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ समझाने के लिए कि भाई हम ऐसे केस में कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। समझो आपके क्वेश्चन में बोला गया है प्रॉपर्टी परचेज डेट, प्रॉपर्टी परचेज डेट आपके क्वेश्चन में बोला गया है 1 अप्रैल 1981 फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख बहुत बड़ा था 1981 में, है ना। और उसका फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू बोला गया है फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू कब? 1 अप्रैल 2001 का। ये सब क्वेश्चन या डेटा आपको अवेलेबल रहेगा, टेंशन मत, राइट है। और ये प्रॉपर्टी को हमने सेल किया फॉर एग्जाम्पल 1 मई 2019 में फॉर 50 लाख। 50 लाख तो कम ही बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल। तो अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के हिसाब से हम सबसे ऊपर सेल वैल्यू लिखते। सेल वैल्यू अपना 50 लाख है, टेंशन नहीं है। इसमें से हम माइनस क्या करते, इसमें से हम माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या माइनस करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करना है, पहले हम कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करना पड़ रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी देखो 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, इसलिए कंपेयर करना पड़ रहा है। कब खरीदा है प्रॉपर्टी? 1981 में। कितने में खरीदा है? 1 लाख में। अब हम उसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू से। फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को उस प्रॉपर्टी का कितना था? 5 लाख था। तो 1 लाख और 5 लाख whichever is higher, इन दोनों में हायर कितना है? इन दोनों में हायर है 5 लाख। तो 5 लाख लिया मैंने इनटू 289। सर ये 289 कहाँ से आया? देखो प्रॉपर्टी कब सेल हुआ है? 1 मई 2019 को सेल हुआ है, मतलब ये कौन से प्रीवियस ईयर का पार्ट है? ये प्रीवियस ईयर 2019-20 का है। देखो 2019-20 का इंडेक्सेशन नंबर 289 है। आपको सारे कैपिटल गेन की सम में ये ऊपर 289 ही आएगा, क्योंकि आपको जो कैलकुलेशंस रहेगा वो 2019-20 प्रीवियस ईयर का ही रहेगा। गेटिंग?
तो भाई ये 2019-20 में प्रॉपर्टी का सेल हुआ, तो जो साल में प्रॉपर्टी का सेल हुआ वो साल का इंडेक्सेशन नंबर देखो 2019-20 का इंडेक्सेशन नंबर 289 है, बराबर है, डिवाइडेड बाय 100। सर 100 कहाँ से लिया आपने? कीप इट सिंपल, प्रॉपर्टी को खरीदा कब गया था? 1981 में खरीदा गया था, मतलब 2001-2 के पहले खरीदा हुआ प्रॉपर्टी। मैंने अभी देखो पॉइंट नंबर 3 आपको एक्सप्लेन किया, क्या कहता है पॉइंट नंबर 3 कि अगर आपने प्रॉपर्टी को 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा है तो वो वाले केस में जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रहेगा परचेजेस का वो हम कितना लेंगे? 100 लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिया? 100 लिया। समझो प्रॉपर्टी 16-17 में परचेज्ड होता तो आप कितना लेते? देखो 16-17 का 264 है ना, 264 लेते, लेकिन ये तो प्रॉपर्टी भाई 2001-2 के पहले खरीदा हुआ है, इसलिए अपने को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स स्टैंडर्ड 100 मेंटेन करना पड़ेगा। दैट्स इट, क्लियर है? चलो अभी आप अपना कैलकुलेटर वहां उठा लो और कैलकुलेट करके बताओ कि भाई कितना रहा है आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 5 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100, ये आ रहा है मेरा 14,45,000। तो अगर मैं 50 लाख के टोटल सेल अमाउंट से 14,45,000 को माइनस कर दूं तो जो भी बचेगा वो मेरा क्या है? वो है मेरा इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना बच रहा है? 35,50,000 बच रहा है, इतना सही है। आपको इसमें सिर्फ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज या फिर अगर इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ डिटेल दिया है तो वो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैलकुलेट करने आना चाहिए। ओके, चलो तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी अभी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करना सिखाया था, उसी को दिमाग में रखो और जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर सम सॉल्व करने में मदद करेंगे। देखो, मिस्टर गावस्कर परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1st of June 1999 फॉर ₹2 लाख। यहाँ पे एक बात आपको क्लियर हो गया रहेगा कि भाई प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा हुआ है, कितने में? 2 लाख रुपए में। तो यहाँ पे अपने को अपना जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर कितना लेना है? 100 लेना है, ये तो फिक्स हो गया। क्यों? 1 अप्रैल 2001 के पहले का अगर प्रॉपर्टी रहेगा तो मैंने कहा आपका CII दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 आएगा। कितने में खरीदा? 2 लाख में, ठीक है। ही इनकर्ड expense of ₹1,50,000 towards cost of improvement on 2nd July 2003। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब लाइक घर का रिपेयरिंग कराया रहेगा, कितना खर्चा आया? 1.5 लाख। कब कराया? 2 जुलाई 2003 को कराया। मतलब ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 2 जुलाई 2003 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? ये आएगा फाइनेंशियल ईयर 2003-4 में। तो मुझे इस 1,50,000 का इंडेक्स्ड इस 1,50,000 का इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, करेंगे फॉर्मेट में, सब कुछ करेंगे, टेंशन लेने का नहीं।
The fair market value of the house on 1/4/2001 was ₹5,50,000। देखो कंपैरिजन का टाइम आ गया। आपका घर 2001 के पहले खरीदा हुआ है, तो हम क्या करते, जितने में खरीदा उसको फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते। आपका फेयर मार्केट वैल्यू 5,50,000 और इसका कॉस्ट ऑफ परचेज 2 लाख है। अब इन दोनों में से हायर क्या है? इन दोनों में से हायर है 5,50,000 रुपीज। इन दोनों में से हायर क्या है? 5,50,000 रुपीज। तो भाई अपन कंसीडर क्या करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज को कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर क्या करेंगे? 5,50,000 करेंगे। Then he sold the house on 10/10/2019 for ₹30 lakh। क्या बोला? 10 अक्टूबर 2019 को उसने घर बेचा। कौन से प्रीवियस ईयर में बेचा? मुझे बताओ। 10 अक्टूबर 2019 कौन से प्रीवियस ईयर का हिस्सा बनेगा? ये बनेगा 2019-20 का। मतलब उसने प्रीवियस ईयर 2019-20 में अपने घर को बेचा फॉर ₹30 लाख। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया, फाइनेंशियल ईयर 1-2 का 100, फाइनेंशियल ईयर 3-4 का 109 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 का 289। मैंने कहा है ना आपको, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको अलग से रट के याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा ईयर वाइज कि कौन सा साल का कितना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ये आपको दिया जाएगा। तो सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट में क्या लिखा के दिया है, ये देखो भाई अपना फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी देखो 1999 में खरीदा है और बेचा 2019 में। हमने क्या देखा था? अगर घर प्रॉपर्टी 2 साल के बाद, खरीदे हुए दिन से 2 साल के बाद अगर आप बेचते हो और उससे अगर आपको इनकम होता है, तो उस इनकम को आप कहते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे वही तो हुआ, 1999 में खरीदे हुए प्रॉपर्टी को 2019 में बेचा, मतलब 2 साल क्या 20 साल हो गया। तो जो इनकम हुआ उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फॉर्मेट में सबसे पहले आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मतलब टोटल सेल वैल्यू, हाँ जितने में आपने बेचा वो आएगा सबसे ऊपर। चलो लिख लेता हूँ, फॉर्मेट आ जाओ, दिखा देते हैं आपको। ये रहा अपना फॉर्मेट। ये तो हम पहले से लिखते आए, नेम ऑफ असेसी, स्टेटस, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये तो हम पहले से लिखते आए हैं। सबसे ऊपर क्या आता है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ग्रॉस वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का मतलब होता है सेल वैल्यू। क्या मतलब होता है? सेल वैल्यू। कितने में बेचा? 30 लाख रुपीस में बेचा। चलो 30 लाख रुपए लिख लिया। इसमें से लेस क्या होगा? इसमें से लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 48। इसमें से लेस क्या होगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 जो है वो लेस होगा। चलो इसमें पहला, सबसे पहला क्या लिया है? देखो ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रा है क्या आपके क्वेश्चन में? ट्रांसफर एक्सपेंसेस देखते, देखो इतना पूरा मार्किंग कर डाला, ट्रांसफर एक्सपेंसेस है नहीं तो टेंशन लेने का नहीं। तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस
लिख के आप डैश डाल दो क्योंकि अमाउंट ही नहीं दिया। दूसरा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज कह सकते हो या फिर एक्विजिशन कह सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो। देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आफ्टर इंडेक्सेशन, और वी कैन राइट इट एज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कैसे कैलकुलेट करते इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को? हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन आपने, जो साल में आपने बेचा, वो साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिस साल में आपने प्रॉपर्टी को खरीदा, वो साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। गेटिंग? तो चलो आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं, कम नाउ फास्ट। देखो, 2000 में खरीदा था, सॉरी 2 लाख में खरीदा है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू 5,50,000, तो इन दोनों का हायर हम कंसीडर करेंगे। इन दोनों का हायर मतलब 5,50,000 आ जाएगा। 5,50,000 इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब जो साल में प्रॉपर्टी को बेचा वो साल का इंडेक्सेशन नंबर। यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी 2019-20 में बेचा है और 2019-20 का इंडेक्सेशन नंबर आपको 289 दिया गया है। तो 5,50,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय देखो, आपका फॉर्मूला कहता है कि जो साल में आपने एक्वायर किया, परचेज किया, वो साल का CII नंबर। लेकिन हमने ये क्वेश्चन में क्या देखा कि भाई प्रॉपर्टी तो 1999 में खरीदा गया है, तो आप ये केस में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या लोगे? 2001 के पहले वाला केस है ना, तो आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आएगा 100। तो चलो मैं यहाँ पे कितना लिख लेता हूँ, 100 लिख लेता हूँ। अभी अब अपने कैलकुलेटर के ऊपर हाथ चलाओ और देखो अमाउंट कितना आ रहा है। इट्स 5,50,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100। देखो कैलसी पे अमाउंट कितना आ रहा है, मेरे कैलसी पे अमाउंट आ रहा है 15,89,500 रुपीज का, राइट है। देन तीसरा क्या क्या आता है? तीसरा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आता है। देखो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर इंडेक्सेशन, या फिर आप उसको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हो। चलो लिख लेता हूँ, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का खर्चा कितना है? 1,50,000 है। कब किया? 2 जुलाई 2003 को किया, मतलब कौन से प्रीवियस ईयर में किया? 2003-4 में। देखो 3-4 का आपको इंडेक्सेशन नंबर भी अवेलेबल किया गया है। इसका फॉर्मूला दिखा दूं आपको, ये देखो, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब जितना आपने खर्चा किया वो, इनटू जो साल में प्रॉपर्टी को सेल किया वो वाला साल, डिवाइडेड बाय जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट के ऊपर खर्चा किया वो वाले साल का इंडेक्सेशन नंबर, वो वाले साल का इंडेक्सेशन नंबर। नाउ कम अपने सॉल्यूशन पे आ जाओ। कितना खर्चा किया? 1,50,000। कभी खर्चा किया? 2003-4 में। चलो लिखता हूँ, आ जाओ, कैलकुलेशन इधर ही कर देता हूँ, आप भी इधर ही करना, अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। 1,50,000 इंटू जो साल में प्रॉपर्टी को बेचा वो साल का इंडेक्सेशन नंबर, मतलब यहाँ पे इंडेक्सेशन नंबर आएगा 289, डिवाइडेड बाय जिस ईयर में खर्चा किया वो साल का इंडेक्सेशन नंबर। मुझे बताओ कौन से साल में खर्चा हुआ है? 2003-4 में।
2003-4 का इंडेक्सेशन नंबर कितना है 109। तो 1,50,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 109 कैलकुलेट करो। देखो कितना आ रहा है आपके कैलसी पे अमाउंट 3,97,706 आता है क्या 3,97,706 देखो कैलकुलेट करके बराबर आया है या नहीं आया है कंफर्म कर लेना अपने आप को। मुझे तो कंफर्म करना है तो करो, अगर गलत हुआ रहेगा तो। अब हम क्या करेंगे ये 3,97,706 को ऐड करते 15,89,500 प्लस 3,97,706 का टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा विच विल कम टू रुपीज 19,87,206 19,87,206 बराबर है। अब माइनस करो ये आपका सेल वैल्यू, इसमें से जितना भी खर्चा आपने अमाउंट कैलकुलेट किया उसको माइनस करो। व्हाट यू विल गेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना आएगा देखो 30 लाख माइनस 19,87,206 अमाउंट कितना बच रहा है 10,12,794 ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इतना सही है सॉल्यूशन। कुछ किया क्या मैंने खास, कुछ भी तो नहीं किया। जितना आपका सेल वैल्यू था वो लिखा, उसमें से क्या क्या कंसीडर किया, जो भी कॉस्ट ऑफ परचेज था उसका इंडेक्स्ड वैल्यू निकाला। उसमें हमने दो चीजों को देखा कि अगर प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 के पहले का है तो हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे आपका फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ परचेज का हायर, और जो नंबर है CII नंबर दैट वी विल टेक एज 100 that we will take as 100। क्लियर है। तो हमने इंडेक्स्ड वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर उसका इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन निकाला, फिर उसको टोटल सेल वैल्यू से माइनस किया, जो बचा वो मेरा इनकम फ्रॉम, इसको लॉन्ग टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता तो आप परचेज कितना माइनस करते, सिर्फ 5.5 लाख, और ये इंडेक्सेशन के वजह से कीमत कितना ऊपर चला गया 15,89,500 हो गया, बराबर ना। इसके लिए इतना एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो जो बचा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आप 5,50,000 लेते तो इनकम आपको ज्यादा बचता, और जितना ज्यादा बचता उतना आपको टैक्स भी तो ज्यादा लगता। सही बात है ना। कुछ डाउट है तो फोन कर लो, बहुत ही इजी सम्स है कैपिटल गेन का। ये आपको ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 मार्क के लिए आएगा एग्जाम्स में, उससे ज्यादा नहीं। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डन। अभी आंसर को पॉज करो, कॉपी करो, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी करो, आप लोगों की मर्जी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। मिस्टर सी परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 1,06,000 ऑन May 15, 1975। क्या क्लिक हुआ कि भाई यहाँ पे CII नंबर 100 लेना है, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा हुआ है, और ये जो खरीदा हुआ कीमत है कॉस्ट ऑफ परचेज को फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके हम हायर वैल्यू काउंट डाउन करेंगे। चलो द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय हिम
ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ मतलब इसको आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कह सकते हो। देखो परचेजेस के खर्चे के बाद जो भी खर्चा आपको दिया है आइदर वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस होगा या फिर वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बोला है ना, अगर कंस्ट्रक्शन है मतलब घर को सुधारा है मतलब वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ। कितना किया कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट फ्लोर इन 1982-83 कितना किया 3,10,000 किया। आएगा क्या, अरे ये एंट्री ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा था याद है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के केस में आपको अगर खर्चा 1 अप्रैल 2001 के बाद किया है तो ही कंसीडर करना है, अदरवाइज नहीं। ये वाला खर्चा उसने कब किया 1982-83 में किया मतलब 1 अप्रैल 2001 के पहले किया मतलब ये क्या होगा, काउंट नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंड फ्लोर इन 2002-3 ये 2-3 में किया गया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये आएगा क्या, आएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन 2012-13 अगेन उसने अपने प्रॉपर्टी को और इम्प्रूवाइज किया, कब किया 2012-13 में, ये भी आएगा क्योंकि 1 अप्रैल 2001 के बाद हो रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 was rupees 8,50,000। क्या बोला, परचेज किया 1,06,000 में, उसका फेयर मार्केट वैल्यू था 8,50,000। हम सॉल्यूशन में किसको काउंट करेंगे 8,50,000 को, हायर ऑफ दीज टू। The property was sold by Mr. Ram on 10th August 2019। अब ये 10th अगस्त 2019 को उसने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में या प्रीवियस ईयर में सेल हुआ है 2019-20 में। देखो ये डेट 2019-20 का है। कितने में बेचा 68 लाख में बेचा। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर इज रुपीज 50,000। 50,000 का क्या है ट्रांसफर एक्सपेंसेस है। यहाँ पे 1-2 का इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है, 2-3 का दिया है, 12-13 का दिया है, 19-20 का दिया है। ये अपने काम आएगा सॉल्यूशंस में। बढ़ते का है साला। अपना फॉर्मेट हो गया रेडी। नेम ऑफ असेसी क्या है, नेम ऑफ असेसी है मिस्टर सी और ये अपना रेगुलर फॉर्मेट। सबसे ऊपर आता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब फुल सेल वैल्यू, कितने में बेचा 68 लाख में बेचा। चलो आउटर कॉलम में उतार देता हूं 68 लाख। देन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 48, डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 में पहला, सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है ट्रांसफर एक्सपेंसेस मतलब ये जो कमीशन ब्रोकरेज, क्वेश्चन में ट्रांसफर एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली बोला है 50,000 रुपए है। देखो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर इज रुपीज 50,000। देन नंबर 2 क्या आता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज कितना लेना है, देखो फेयर मार्केट वैल्यू 8.5 लाख का, एक्चुअल परचेज बेस एक्चुअल परचेज प्राइस 1,60,000 का। तो इन दोनों में से हायर मतलब कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे आएगा 8,50,000 इंटू सबसे ऊपर जो साल में बेचा वो साल का इंडेक्सेशन 1920 का इंडेक्सेशन कितना है 289 है। तो भाई ये आ गया 289 डिवाइडेड बाय 100। करो कैलसी पे कितना आ रहा है बताओ 8,50,000 इंटू ये कितना आ रहा है 24,56,500
500 आ रहा है। ये तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अब मुझे बताओ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहां से लेने का है अपने को? 1982-83 में किए गए खर्चे को इग्नोर मारो, 2002-3 में किए हुए खर्चे को लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर 2003-4 फॉर 2003-4 ओके। 3-4 नहीं, 3-4 नहीं है, 2-3 है, जस्ट गॉट मिक्स्ड अप। टू थ्री में कितना खर्चा किया उसने? उसने खर्चा किया 2-3 में 7,35,000। चलो मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला, 7,35,000 इंटू 289, जो साल में बेचा वो साल का नंबर, डिवाइडेड बाय जो साल में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया वो साल का नंबर। 2002-3 में उसने इम्प्रूवमेंट किया ना, 2002-3 का 105 है। तो करो कैलकुलेट कि भाई 7,35,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 105। एक बार वापस, $20,23,000 आ रहा है। देखना आपके यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। कितना आ रहा है? 20,23,000 आया। कैसे पे प्लीज किया करो, अमाउंट मेरा गलत हो सकता है। उसके बाद वापस से एक बार खर्चा किया उसने, तो वापस से एक बार एंट्री आ जाएगा उसका। वापस से खर्चा कब किया? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर, इसके बाद खर्चा कब किया उसने? देखो 2012-13 में किया, कितने का? 5,50,000 का। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर 2012-13 कितना आएगा? 5,50,000, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 289 डिवाइडेड बाय 2012-13 का नंबर कितना है? 200 है। तो भाई डिवाइडेड बाय 200 करो कैलसी, कितना आ रहा है बताओ। बोलो रे। ये बच रहा है आपका 7,94,750। और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? देखो 12-13 काउंट हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू को भी ले लिया, सोल्ड वैल्यू को भी लिख लिया वही, और कुछ भी नहीं। ओके, कैलकुलेटर पे यूज करो 5,50,000 इंटू, अच्छा उसका तो कर दिया है हमने। चलो इसको आउटर कॉलम में ले लो, कितना आ रहा है आउटर कॉलम में? देखो 24 लाख, 24 लाख नहीं, पहले 50,000 है, फिर 24,56,000 है, फिर 20,23,000 है, फिर 7,94,000। आउटर कॉलम में कितना वैल्यू आ रहा है? ये आ रहा है आपका 53,23,750। इसको आप लेस करोगे सेल वैल्यू से, और जो बचेगा उसको अपन नाम देंगे टैक्सेबल
इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो भाई इसमें से 68 लाख का वैल्यू था सेल, जिसके सामने खर्चा दिख रहा है 53,23,750 का। तो मेरा जो नेट इनकम बचेगा उसी को हम कहेंगे 14,76,250। यहाँ पे आके आपका आंसर हुआ खत्म। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सुनने की कोशिश कर रहे हो। कुछ डाउट है तो फोन करके पूछ लेना एनी टाइम। टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। डन, ये आपका आंसर का स्क्रीनशॉट। टेक द स्क्रीनशॉट। ये हो गया, आंसर का आधा पार्ट है और ये आंसर का पूरा पार्ट। डन, चलो अभी एक क्वेश्चन होमवर्क, देन छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है गाइस आपको। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, क्वेश्चन लिख के होमवर्क करो चलेगा। कभी का प्रॉपर्टी देखो, कमलेश परचेज द न्यू हाउस प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 1 लाख ऑन 1998 फॉर 27 अगस्त 1998। मतलब मेरा CII नंबर 100 और ये 1 लाख को फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके हायर लेना है। We made the following addition और अल्टरेशन, मतलब ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर इन फाइनेंशियल ईयर 2003-4 2003-4 का आपको इंडेक्सेशन नंबर नहीं दिया है। रुको मैं आपको लिख के दे देता हूँ सॉल्यूशन से, एग्जाम में वैसे आएगा, आपको घबराओ मत। 2003-4 का इंडेक्सेशन नंबर 109 है। 2003-4 का इंडेक्सेशन नंबर 109 है और 2010-11 का इंडेक्सेशन नंबर 2010-11 का इंडेक्सेशन नंबर 169 है और 2003-4 का इंडेक्सेशन नंबर 109 है। क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसके लिए मैंने आपको यहीं पे लिख के दे दिया, यूजुअली क्वेश्चन में आएगा। ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2003-4 का भी कैलकुलेट होगा, 2010-11 का भी कैलकुलेट होगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस दिया है, देखो 15 लाख, 15 लाख और 1 लाख, whichever is higher, मतलब आप लोगे किसको, 15 लाख को। द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड बाय whoever on 20th October 2019 for rupees 1,95 लाख। एक 1,95 लाख में प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। कब, 20 अक्टूबर 2019 में, मतलब 1920 वाले प्रीवियस ईयर में। He paid the brokerage of 55,000 for the sale transaction। ये है आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो माइनस होता है ना। तो ये सेल वैल्यू, उसके नीचे आएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 48, जिसमें आएगा एक ट्रांसफर एक्सपेंसेस 55,000, फिर आएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या लोगे आप, 15 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100 लेना पड़ेगा आपको। फिर आएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक बार 2003-4 का, फिर 2010-11 का। 2003-4 का कितना आएगा, 2003-4 का 13 लाख की है ना, हाँ 13 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 109। फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर 10-11 सेम 14 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 169। दैट्स इट, इजी है, आप होमवर्क में कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ले लो होमवर्क, खुश रहो। डन, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। काय का डन लिया, चल गुड, देन फाइन, थैंक यू वेरी मच। आपने लेक्चर सुना, उसके लिए होमवर्क शेयर करो समझा रहेगा आपको, उम्मीद करता हूँ। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय।